Hello students. So today we are going to start with our new chapter that is microbes in human welfare. तो ये हमारी वन शॉट वीडियोस का थर्ड लेक्चर है और जल्दी हम अपनी सारी वीडियोस जो है वो कवर करेंगे. सो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सब जगह क्या बने हुए हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं. बहुत डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पर हमने शो किए हैं. कोई वायरसेस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआन है. तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है. सो चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा और इजी भी है काफ़ी. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है. देन नेक्स्ट हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे. कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो कहाँ कहाँ हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं. जैसे कि आपका मिल्क से कर्ड बनना, कोई भी चीज़ बनना. क्लियर. तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हम इसमें स्टडी करेंगे. देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ में हम स्टडी करेंगे जिसमें हम बेवरेजेस के बारे में बात करेंगे. वाइन, बियर, ये सारी चीज़ें जो होंगी इसको इंक्लूड करेंगे हम. ये कैसे बन रही हैं, कौन से माइक्रोब्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें आएंगी. देन माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे माइक्रोब्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कैसे ऑपरेट होता है. देन बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन जो कि आपकी मीथेन वगैरह है उनका प्रोडक्शन जो कि हमारी काव डंग से हो रहा है, गोबर से हो रहा है, वो कैसे हो रहा है बेसिकली. सो बायोगैस का प्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे. बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जैसे कि आपका साइक्लोस्पोरिन ए, स्टार्टिन. तो ये कुछ है और इनकी कहाँ कहाँ यूज़ है वो भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. कुछ एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, लाइपेज, इन्वर्टेज. ये एंजाइम्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं बेसिकली. तो ये जो है हमारा ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है. बायो कंट्रोल एजेंट भी एक टॉपिक आएगा जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. बायो कंट्रोल एजेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से समझ आ रहा है हमें कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है. माइक्रो यानी कि बहुत ही स्मॉल, एंड ऑर्गेनिजम्स कोई ऑर्गेनिज्म है. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये हमें हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते. आप इनको ऐसे ही नहीं देख सकते हो, आप इनको अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हो. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो माइक्रोब्स हैं जो आपके कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो. अब ये जो माइक्रोब्स है ये हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट है. मैं बात करूं, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ हैं, मेरे हैंड्स हैं, मेरे हैंड्स पे माइक्रोब्स हैं. ये बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. हर चीज़ पे, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. हर चीज़ में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. तो सब जगह पे ये आपके क्या पाए जाएंगे. सो अक्रेंस क्या है, दीज कैन बी फाउंड एवरीवेयर. हर जगह ये आपके पाए जा रहे हैं. इन सॉइल,
वाटर, एयर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ये पाए जाएंगे। They can be found in thermal vents deep in soil under snow as well as acidic environment. आपका कैसा भी environment हो, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर भी, सॉइल का डीप में जाना है बिल्कुल वहाँ पर भी, एसिडिक एनवायरनमेंट है, हर जगह आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, बहुत सारी कैटेगरीज है माइक्रोब्स की, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट वायरसेस आते हैं, फंजाई आगे, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो, अब क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो हर एक बच्चा उसकी कैटेगरी होगी, पूरा ग्रुप क्या है क्लास 12th और उसमें हर एक बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट ग्रुप है, उसमें भी वेराइटीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर हमने शो की है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो शो हो रहे हैं। देन हमारे पास आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हमारे पास कर्ड का। अब कर्ड क्या है, कर्ड बेसिकली मम्मियाँ घर में बनाती हैं, डेली बनाती हैं, ठीक है। वो बनती कैसे एक्चुअल में, तो मम्मी क्या करती हैं, मिल्क लिया, ठीक है, अब इस मिल्क में थोड़ी सी पुराने वाली दही ऐड कर देती है, यही करती है मम्मी, मिल्क में थोड़ी सी दही ऐड कर देगी। अब जो वो दही ऐड करती हैं वो क्या है आपका, इनऑक्यूलम, इनऑक्यूलम कह लो, स्टार्टर कह लो, कुछ भी आप यहाँ पर इसका वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली स्टार्टर नाम से पता चल रहा है कोई ऐसी चीज जो आपके प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मिल्क जो है जब उसमें स्टार्टर ऐड करते हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है कर्ड के अंदर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया एक ही टाइप का है बट उसका जो नंबर है वो बहुत सारा होता है। और ये कौन सा है हमारा, LAB बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या हम इसको लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये थाउजेंड्स नंबर में जो है ये प्रेजेंट होता है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों, ये दो काम कर रहा है, एक तो कर्ड में विटामिन B12 का कंटेंट इंक्रीज करा रहा है, पहला काम ये है इसका। दूसरा काम क्या है कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में है तो उनसे फाइट करने में हेल्प करता है, फाइट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे फाइट करने का काम करेगा। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क। कर्ड कैसे बनाते हो, मिल्क में थोड़ी सी अमाउंट ऐड करके, वो थोड़ी सी अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, इनॉक्यूलम या स्टार्टर, विच एक्ट एज अ स्टार्टर और इनॉक्यूलम। लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ स्टार्टर मल्टीप्लाई एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया था ये एक्ट करेगा और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करवाने का काम करेगा। ये बैक्टीरिया आया कहाँ से, जो आपने इनॉक्यूलम ऐड किए, इस इनॉक्यूलम में ये बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया से मिल्क का कन्वर्जन हो गया कर्ड के अंदर। एसिड रिलीज बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्रोथ कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैजीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या हमें बता रहे हैं कि हमारा जो मिल्क है उसको हम डाइजेस्ट करवा देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करा देते हैं। पार्शियली जो है वो मिल्क क्या हो रहा है आपका, डाइजेस्ट हो रहा है। अब क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है, कैजीन नाम का प्रोटीन होता है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे मिल्क में, जो प्रोटीन होते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज वाले लोगों में वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, तो इसलिए ओल्ड एज वाले लोगों को क्या प्रेफर किया जाता है कि आप मिल्क की जगह कर्ड कंज्यूम करो। कर्ड क्यों कंज्यूम करो, क्योंकि यहाँ पर इनको कर्ड में
पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है वो मिलता है, बल्कि यहाँ पर डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनको स्टमक प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया है वो ग्रो करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा बैक्टीरिया की, कोएगुलेट जो आपका मिल्क है उसको कोएगुलेट यानी कि इकट्ठा करने में, दही कैसी गाढ़ी गाढ़ी होती है ना, तो वो कैसे होती है, मिल्क तो बहुत लिक्विड फॉर्म में है, अब वो कोएगुलेट होकर गाढ़ी हो जाती है हमारी, तो उसको कोएगुलेट करने में, पार्शली डाइजेस्ट करने में केजीन प्रोटीन को हेल्प करता है। बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो विटामिन B12 की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी, और मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड में विटामिन B12 ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लस ये आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करेगा जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होंगे। तो कहते हैं ना, अगर आपका स्टमक खराब है तो उस टाइम पे क्या खा लो, दही खा लो। दही क्या करेगी, हेल्प करेगी बहुत, क्योंकि विटामिन B12 प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको भी किल करने का काम कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डो के बारे में। डो में क्या है आपका, बेसिकली बहुत ही सिंपल है, हम सब ने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं एनएरोबिक रिएक्शन, ये हमने क्लास 10th में स्टडी की है। एनएरोबिक रिएक्शन, एनएरोबिक रिएक्शन में क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होता है आपका पायरुविक एसिड के अंदर, देन पायरुविक एसिड टूटता है हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड देन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो ग्लूकोज से पायरुविक और इथेनॉल बन रहा है, ये इथेनॉल आपका क्या है, अल्कोहल, प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी गैस है, और ये गैस रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डो को पफ अप करने के लिए। जो उसकी पफी अपीयरेंस आती है, फूली हुई अपीयरेंस आती है, वो किसकी वजह से आ रही है, CO2 की वजह से आ रही है। तो डो में क्या है हमारे पास, डो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। अब ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर पढ़ा, इसमें एक बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है हमारा, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिए, ये जो बैक्टीरिया है ये यूज हो रहा है, और ये क्या है आपकी फंगस है, ये एक फंगस होती है, ईस्ट भी बोलते हैं हम इसको। और ये जो ईस्ट है, क्योंकि ये बेकरी के प्रोडक्ट में, डो को फुलाने में, ब्रेड को फुलाने में, इन चीज़ों को पफ अप करने में हेल्प कर रही है, इसलिए इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकर्स ईस्ट कौन सी है आपकी। देन ये जो प्रोसेस हो रहा है फर्मेंटेशन का, उसमें आपकी क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है पफी अपीयरेंस देने के लिए डो को। ये जो डो है इसकी जो पफी अपीयरेंस आ रही है वो हमारे CO2 की वजह से आ रही है। एंड यूज टू मेक फूड लाइक इडली, डोसा, ब्रेड, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम इनको बेक करते हैं, जो डो वगैरह जो हमारे हैं ये बेक होंगे, उस टाइम पे आपके ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम इनको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये डो को पफी अपीयरेंस देने के लिए इस्तेमाल होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में थर्ड कैटेगरी टोडी। टोडी क्या है भाई, ये एक आपको इंसान दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये है एक साउथ इंडिया का बंदा, ये क्या कर रहा है, ये पेड़ पे चढ़ गया। अब ये इस प्लांट में जो ये कोकोनट का, पाम का जो सैप है, उस पाम के सैप को निकाल रहा है। पाम के सैप को एक्सट्रैक्ट करके ये उसको क्या करवाएगा, फर्मेंट। पाम सैप को क्या करवाने वाला है, फर्मेंटेशन। पाम सैप का फर्मेंटेशन करवाने के बाद ये आपकी एक स्पेशल ड्रिंक प्रोड्यूस कर देगा, जो कि हमारी क्या है, टोडी ड्रिंक। टोडी जो है वो एक साउथ इंडिया की स्पेशल ड्रिंक है, और ये किससे प्रोड्यूस हो रही है, पाम सैप के फर्मेंटेशन से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। सो टोडी क्या एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, फर्मेंटेशन ऑफ सैप से, पाम ट्री के सैप से फर्मेंटेशन हो रहा है।
एक बैक्टीरिया की हेल्प से, और उसकी हेल्प से ये टोडी ड्रिंक जो है वो आपकी प्रोड्यूस हो पा रही है। देन फोर्थ कैटेगरी आती है हमारे पास चीज़। चीज़ अब आप सबने देखा है, ठीक है। चीज़ में हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसका पार्शियल डिग्रेडेशन करवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा के। अब दो तरह के चीज़ आते हैं हमारे पास, एक आता है स्विस चीज़, एक आता है रॉकफोर्ट चीज़। दो चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, स्विस चीज़ एंड रॉकफोर्ट चीज़। और टॉम एंड जेरी तो सबने देखा है, सबके बचपन में हर किसी ने देखा, और इवन बड़े होके भी लोग देखते हैं। तो टॉम एंड जेरी वाला जो चीज़ आता था ना हमारा, ऐसा चीज़ था, ठीक है, याद है ना सबको। ये वाला जो चीज़ था हमारा, ये इतने बड़े बड़े होल्स होते हैं जिसमें, ये चीज़ आपका कौन सा है, स्विस चीज़। यानी कि जेरी और टॉम जो है स्विस चीज़ के पीछे लड़ते रहते थे, ठीक है ना। तो स्विस चीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, वो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। जो हमारा बैक्टीरिया यूज हो रहा है वो क्या है हमारे पास, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया आपको याद रखना है, अगर आपको स्विस चीज़ का बैक्टीरिया पूछा है तो ये हमें मेंशन करना है, प्लस फर्स्ट लेटर इज जीनस, सेकेंड इज स्पीशीज, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर रहा है अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो। देन ये जो है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब जहाँ भी होल्स आ रहे हैं या जो पफी अपीयरेंस आ रही है वो हमारी किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लार्ज अमाउंट में होती है जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े होल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। देन रॉकफोर्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो रॉकफोर्ट चीज़ में, ये हमारा रॉकफोर्ट चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन से पार्ट है, ये कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन है। ये क्या है आपकी, बेसिकली ये है हमारी फंगस, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें फंगस होती है बेसिकली, जो कि खाने के लिए है, और इसके टेस्ट, ये जो दोनों आपके चीज़ है स्विस और रॉकफोर्ट, ये दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, इसके बेसिस पे ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो रॉकफोर्ट चीज़ में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइपनिंग कर रहे हैं। कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, राइपनिंग से। किसकी राइपनिंग कर रहे हैं, फंजाई है एक हमारी, कौन से फंजाई है वो हमारी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम की एक फंजाई है जिसके थ्रू हम उसका राइपनिंग करके स्विस चीज़ का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और ये अपने फ्लेवर के लिए बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट खत्म होते हैं, बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेवरेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो जो बेवरेजेस हैं उसमें आपके वाइन, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने अभी स्टडी किया था, क्या बनेगा, इथेनॉल, यानी कि आपके अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। तभी कहते हैं ना ये क्या है, अल्कोहल है, दारू है, ठीक है। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर बेसिकली। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है आपका, ये ऐसे नहीं होता, ये बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये परफॉर्म किया जाता है, और ये लार्ज वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। क्या कह रहे हैं हम इसको, फर्मेंटर्स। प्लस यहाँ पर भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करेगा आपके बेवरेजेस को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, ठीक है। यही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लग रहा है, बट लेकिन अब ये आपको ब्रूइंग में हेल्प कर रहा है, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको बेकर्स ईस्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, ब्रूइंग ईस्ट बोलेंगे, ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। दोनों ईस्ट सेम है, बस जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारे कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज वेसल्स के अंदर, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटर्स बोल रहे हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है हमारे, वो बेवरेजेस जो आपके
माल्ट सीरियल्स की फर्मेंट करके, फ्रूट्स की फर्मेंटेशन करके प्रोड्यूस होते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट से, बार्ले से, ग्रेप से, इनका फर्मेंटेशन करवाकर हम हमारी अल्कोहल का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब ये जो अल्कोहल्स प्रोड्यूस हो रही है ये अलग अलग टाइप के, जैसे ग्रेप से बन रही है तो फ्रूट बियर हो गई, फ्रूट बियर हो गई, ग्रेप से बन रही है क्योंकि फ्रूट है उसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल का कंटेंट भी अलग अलग रहता है इन सब के अंदर। सो हम क्या कर रहे हैं, माल्टेड सीरियल्स का, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ, हमारे सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया के साथ, जो कि हमारी ब्रूअर्स यीस्ट है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इथेनॉल का प्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाएगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल, क्या आपने इस्तेमाल किया। जैसे हमने यहाँ कहा कि हम यहाँ वीट, बार्ले, ग्रेप्स ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपकी जो अल्कोहल है वो प्रोड्यूस होगी। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन एंड विस्की, ब्रांडी, रम आर फॉर्म्ड विद डिस्टिलेशन। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन आपका क्या प्रोड्यूस होगा। वाइन एंड बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम जो है वो आपकी डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस्ड होगी। ये आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई है जिसमें आपको बियर और माल्ट का दिखाया हुआ है, फिर हमें वाइन का दिखाया है, फिर विस्की, रम इनका दिखाया है। तो इनके अंदर, सबके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट डिफरेंट है। इसके अंदर 5% है, ठीक है, और जो हमारे ये हैं इसके अंदर 7% है, इसके अंदर 12% है वाइन में, और इनमें बाकी सब जो विस्की, रम वगैरह बचती है हमारी, उसके अंदर कितना है, 40% है। तो जो ईस्ट है हमारा बेसिकली, उसकी अगर हम बात करें तो ईस्ट आपका सिर्फ 13% तक या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15% तक ही आपका अल्कोहलिक कंटेंट दे सकता है। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा अल्कोहलिक कंटेंट हो जाता है तो ईस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कंटेंट इंक्रीज कर दोगे, अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो मोर देन 13%, तो आपका जो ईस्ट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अल्कोहल जो प्रोड्यूस होती है वो पॉइजनस होती है हमारे ईस्ट के लिए। तो हम जो ये 40% वाली है ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो इन चीज़ों की हेल्प से हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हमारी विस्की, रम और ब्रांडी का प्रोडक्शन करेंगे। अब आपको पता चल गया ना, जो विस्की है वो यहाँ पर है, ठीक है, रम है, तो ये जो है ये 40% वाले में आ रही है। तो 40% वाला आप विदाउट डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, तो आपको एक तरह से याद रह जाएगा कि विस्की, ब्रांडी, रम जो है वो विद डिस्टिलेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या था, पहले इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, एक वर्क कर रहे थे, उनके पास पेट्री डिश थी या पेट्री प्लेट भी हम इसको बोल सकते हैं। इस पे उन्होंने एक बैक्टीरिया पे वर्क किया था, दैट इज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया था। अब वो वर्क तो कर रहे थे इस बैक्टीरिया के ऊपर, बट क्या हुआ, रात को ना वो ऐसे ही पेट्री प्लेट को छोड़कर चले गए, ठीक है, सिंक में डालकर इसको चले गए, इन्होंने उसको वॉश नहीं किया। इन्होंने सोचा कि चलो सुबह उठ के वॉश कर लूँगा। तो क्या हुआ कि सुबह उठ के इन्होंने देखा कि ये जो आपका पेट्री प्लेट है इस पे हमारी एक और चीज़ जो है यहाँ पर ग्रो हो रखी है।
ये ऐसे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रो हो रखे हैं, इसको इन्होंने क्या नाम दिया कि ये क्या है, हमारी फंजाई, ठीक है, एंटीबायोटिक सिक्रीट करेगी ये। और यहाँ पे क्या था हमारा, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जहां पर ये चीज थी वहां पर आपके बैक्टीरिया नहीं ग्रो रहे थे। ये हमारे को दिखाया हुआ है, ठीक है, ये एक फिगर है जिसमें आपको हमने दिखाया है कि ये क्या है, पेनिसिलियम की फिगर है, ठीक है। पेनिसिलियम जो है हमारी डिस्कवर की थी किसने, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन जो थी हमारी वो एंटीबायोटिक थी, और ये जिससे डिस्कवर्ड हुई थी वो क्या था हमारा, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, उससे हमने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो ये पेनिसिलियम नोटाटम जो है आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है इससे दूर भाग रहे थे, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब जो किसी चीज को दूर कर रहा है, भगा रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो किसको भगा रहा है, बैक्टीरिया को भगा रहा है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं जो कि हमारा एंटीबायोटिक है, और वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहा। अब जहाँ पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, कोई भी आपको चोट लगी है, कहीं पे भी आपको कट लगा है, वहाँ पर आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कर रहा है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, कम कर देंगे कुछ केमिकल्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो है वो हमारी एंटीबायोटिक है, जो कि किसने डिस्कवर्ड की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये डिस्कवर्ड की थी, ठीक है। तो ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने डिस्कवर की थी, और ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। डिस्कवरी कैसे हुई थी, स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया था जिसपे फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे, और उस पे उन्होंने एक मोल्ड की ग्रोथ देखी अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो, जहां पर आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, क्लियर। तो उसके अराउंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था जिसको हम पेनिसिलिन बोल रहे हैं, और वो किससे सिक्रीट हो रहा था, पेनिसिलियम नोटाटम से। फंक्शन क्या है पेनिसिलिन का, अब जो फंक्शन है वो हमें अलेक्जेंडर ने नहीं बताया था, इसके लिए दो और साइंटिस्ट आए थे, चेन, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसका हमें फुल पोटेंशियल फंक्शन जो है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। वो फंक्शन क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जब किसी को कट लगे थी, चोटें लगी थी, तो उस टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती थी। उस बैक्टीरियल ग्रोथ से बचने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया गया था। सो इट वॉज यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वॉन्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था इनको, इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था 1945 के अंदर। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो बेसिकली डिसीज को ट्रीट कर रही है, बहुत सारे डिसीज ट्रीट कर सकती है, आपकी प्लेग, वूफिंग कफ हो गया, डिप्थेरा हो गया, लेप्रोसी, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिसीज को क्या करेगी, ट्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल मेटाबॉलिक एक्शंस। जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके एक्शन से, माइक्रोबियल एक्शन से। कौन कौन से एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिट्रिक एसिड है सबसे पहले हमारे पास। सिट्रिक एसिड एस्परगिलस नाइगर नाम का माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारी क्या है, फंजाई है।
इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बेसिकली, जैसे मैंने ये आपको टेबल बना के दिखाया, ऐसे ही टेबल में मैं ये पार्ट छुपा दूँ सपोज, तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा, ए, ठीक है। मैंने फिर लिख दिया इसमें से आपको ये बताना है बी और ये बताना है सी, सिर्फ आपको ये मेंशन है, बी और सी आपने बताने हैं। फिर थर्ड वाले में से मैंने आपको कह दिया कि आपको ये नाम बताना है डी, फोर्थ वाले में से आपको ये नाम बताना है, एंड फिफ्थ वाले में से फिर से आपको ये नाम बताना। तो इस तरह से ABCD लिखा हुआ आ जाएगा और आपको इनको याद करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ जाएगा, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये लिखा है, ये लिखा है या ये लिखा है, ठीक है। कोई एक आधा लिखा होगा, बाकी आपको मेंशन करने होंगे। तो आप जब ये याद कर लोगे तो आप इसको इजीली मेंशन कर पाओगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर से एसिटिक एसिड जो कि विनेगर है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है, बैक्टर से याद कर लो, बैक्टर से बैक्टीरिया। ब्यूटायरिक एसिड कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड, ये तो पढ़ के आए हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। क्लियर। इथेनॉल, इथेनॉल क्या हमारा, सैकेरोमाइसिस सर्वेशियाई जो कि हमारी ईस्ट है, फंगस की कैटेगरी है, ठीक है। इजी है, सबके नाम आपको पता है, आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड नीचे हमें यहाँ पर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। ये क्या है, हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड उनके यूजेस। तो पहले एंजाइम्स की बात करते हैं। सबसे पहला एंजाइम है हमारे पास लाइपेज। अब लाइपेज की बात करें तो आपने कुछ खाया, आपने खाया ऑयली चीज खाई और वो सारा क्या आपके कपड़ों पे चला गया। अब वो जो ऑयली चीज थी हमारी, उसको वॉश करना है। लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तो जितने भी आपने जो ऑयली फूड खाया उसमें लिपिड होगा, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में लाइपेज एंजाइम यूज होता है। ऑयली स्टेन को रिमूव करने में लाइपेज एंजाइम का यूज होगा। देन नेक्स्ट पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। अब आप क्या करते हो, जो बॉटल्ड जूसेस लेते हो आप, फ्रूट जूस आते हैं बहुत सारे, रियल के हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारे जितने भी जूसेस हैं इनको क्लियर करने के लिए और लंबे टाइम तक चलाने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, दो एंजाइम, पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस। इसको क्या कर रहे हो आप, यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग बोटल जूसेस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम कि जो बॉटल जूसेस है वो क्लैरिफाइड होते हैं। वाई, आप उनको क्यों क्लैरिफाई करने की जरूरत है, कैसे कर रहे हैं बेसिकली, तो हम पेक्टिनेज और प्रोटियोजेस की हेल्प से बॉटल जूसेस जो है वो क्लैरिफाई होते हैं, मोर क्लियर होते हैं देन नॉर्मल जूसेस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से है हमारा ये, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है हमारा ये क्या करता है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, सपोज किसी को हार्ट की बीमारी है, तो हार्ट की बीमारी है तो उसकी जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, वो सपोज ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, और उनमें कुछ सेल्स की, क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। मैंने आर्टरी नहीं दिखाई है दोनों जगह, सिंपली बता रही हूँ कि जो ये आर्टरीज है सपोज, उसमें क्लॉट्स की फॉर्मेशन होगी। अब क्लॉट्स की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड मूव नहीं कर पाएगा। तो जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज हेल्प करेगा क्लॉट बस्टर में, यानी कि क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करेगा। तो रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनकी कोई सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है, उस टाइम पे अगर कुछ क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देन इन्वर्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ईस्ट इन्वर्टेज जो प्रोड्यूस कर रही है वो किस लिए यूज कर रही है, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो शुगर है उसको इन्वर्ट करने के लिए। तो इन्वर्ट शुगर फॉर आइसक्रीम एंड कन्फेक्शनरीज, आइसक्रीम्स के लिए शुगर को इन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज का यूज किया जाता है। देन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन, दो तरह के हमारे ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू जो हमने पीछे ये वाला पढ़ा था, माइक्रोबियल वाला, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है हमारी, और स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरियस फंगस है ये भी आपकी, ठीक है। ये जो है हमारे इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब काम क्या कर रहे हैं? जो साइक्लोस्पोरिन ए है, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, सपोज आपने क्या किया, किडनी है, मेनली किडनी का ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? किडनी है, इसका ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि ये आपकी क्या है? डोनर की किडनी है। अब डोनर की किडनी में जो सेल्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एज कंपेयर टू जो आपकी किडनी है नॉर्मल, ठीक है, उससे थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे, इस किडनी की जगह इस किडनी को लाओगे, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम के लिए ये जो सेल्स है ये क्या होंगे? बहुत ही न्यू होंगे, फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करेंगे। तो जो हमारी किडनी है वो क्या करने लगती है? इम्यून रिस्पॉन्स देने लगती है। जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो क्या देने लगेगा? इम्यून रिस्पॉन्स देने लगेगा अगेंस्ट दिस डोनर किडनी, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए तब काम आता है जब आप इम्यून सप्रेसर आपको करना हो, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। तो किस लिए यूज कर रहे हैं हम ये? यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ठीक है। देन स्टैटिन, स्टैटिन का क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, सब चीज़ों में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपको बीमारियां करने का काम करता है, ठीक है, बहुत सारी डिसीज हो जाती है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए हम स्टैटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। इनिबिट कर देगा आपके एंजाइम को जो कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवा रहा है, वो एंजाइम जो आपका इनिबिट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी कंप्लीट होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, बहुत बार आया है ये सीबीएसई के अंदर भी। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो भी आप वेस्ट डेली उठकर वेस्ट एक्सक्रीट करते हो वो सारा वेस्ट है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो हम किचन में हाउस होल्ड प्रोडक्ट जब बनाते हैं, चाय पत्ती हो गई एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी जो होती है, जो हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, आपके फ्रूट्स का जो बचा हुआ है, खाली आपने फ्रूट खा लिया छिलके, ठीक है, उसके बाद फेंकते हो, छिलका फेंकते हो, वो सारी चीज़ें जो है आपकी वो हाउस होल्ड वेस्ट में आ जाएंगी। प्लस स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, पॉलिथिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपकी क्या है? आपके सीवेज ट्रीटमेंट में जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा वेस्ट है, सीवेज है, ठीक है। तो सीवेज क्या है? इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। सबसे ज़्यादा क्या होता है सीवेज के अंदर? ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो पाया जाता है। अब नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट करना ही क्यों है? तो सीवेज ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज करने से पहले हमें सीवेज का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा पड़ा है, सारा का सारा रिवर में डाल दिया, छी छी कितना गंदा हो जाएगा ना, ठीक है। तो सारा अगर रिवर में चला गया, वही रिवर से तो पानी आ रहा है हमारे पास, फिर हम वो पियेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, उससे क्या हो जाएंगे? डिसीजेस कॉज हो जाएंगे। तो उसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, एंड देन फिर वो रिवर्स में जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपका पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देगा, ठीक है। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम क्या करते हैं? सीवेज को ट्रीट करते हैं। अब जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, क्योंकि हमें पता है कि गंगा और यमुना जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी बीच में, अभी भी है बट लेकिन पहले से बहुत क्लियर है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? कुछ भी है वो जाके नहा रहे हैं, कपड़े हैं वही सब वहाँ पे
साबुन सरफ सब कुछ वहीं पे है, गंगा में या यमुना में, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए जो गंगा मैली हो रही थी हमारी, उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव उठाया था, ठीक है। एंड जो फॉरेस्ट है अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ STPs कैन बी बिल्ड टू ट्रीट सीवेज बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। तो फॉरेस्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो लगाए गए ताकि रिवर में डिस्चार्ज होने से पहले वो सारा का सारा ट्रीट किया जाए। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है हमारा 2 प्रोसेस में होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, यहीं पर हम समझते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका एक फिल्ट्रेशन टैंक है सपोज, ठीक है। फिल्ट्रेशन टैंक है हमारा। ये फिल्ट्रेशन टैंक में क्या करेंगे, ऊपर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेश लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपका वायर गॉज होती है, ठीक है, जिसमें जाली जाली है, ऐसे ये जाली है बिल्कुल, ठीक है। तो जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस होंगे, लार्ज चीज़ें हैं, पॉलीथिन हो गए, बड़े बड़े स्टोन्स हो गए, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया है, ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रीज को, जो पानी में ऊपर ऊपर फ्लोट कर रही हैं, उनको हमने क्या कर दिया है, फिल्टर आउट कर दिया। और ये हम 2-3 बार करते हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज जो है उसको रिमूव करेंगे बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, बाय पासिंग थ्रू वायर मेश स्क्रीन। ये आपकी वायर मेश स्क्रीन है, इससे पास करके आप फ्लोटिंग डेब्रीज को अलग कर लोगे। बाकी सारा कहाँ आ जाएगा, ये आपका नीचे आ गया। इसमें छोटे छोटे स्टोन या कुछ भी और चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इस टैंक को, इसका जो वाटर है, इसको हम एक और टैंक में डाल रहे हैं, जो कि क्या है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, आपका सेटल डाउन हो जाएगा जो भी ये छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह हैं, मिट्टी है, सॉइल है, वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ नीचे चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई। तो ये क्या हो गए आपके सेटल डाउन, ये हमारे क्या हो गया, सेटल डाउन। तो सेटलिंग टैंक के अंदर हमने क्या करा दिया, इनका सेडिमेंटेशन करा दिया है, ठीक है, इनको सेटल डाउन करा दिया है। और जो ऊपर हमारे पास आया है वो हमारा सुपरनेटेंट है, जो ऊपर जो लिक्विड बचा होगा वो क्या है, सुपरनेटेंट, या इसको हम इफ्लुएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इफ्लुएंट। तो हम क्या कर रहे हैं, आपने फ्लोटिंग डेब्रीज को सिक्वेंशियल फिल्टर करवा के वायर मेश से अलग कर दिया, फिर जो वाटर है वो सारा सेडिमेंटेशन या सेटलिंग टैंक में डाल दिया। वहाँ पर क्या हुआ, द ग्रिट, ग्रिट में क्या आपका सॉइल स्मॉल पेबल्स है, रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव होंगे इन अ सेटलिंग टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट इज कॉल्ड इफ्लुएंट। जो ऊपर आया है वो क्या है आपका सुपरनेटेंट, उसको इफ्लुएंट बोल रहे हैं। जो सेटल डाउन हो गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्लज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। अब ये जो आपका इफ्लुएंट है, जो सुपरनेटेंट है, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से समझते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को। प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसको हम और क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी इसको हम बोलते हैं। इसमें आपका एक टैंक है, ठीक है, आपने यहाँ पर वायर मेश लगाया जिसमें ये ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेश है, पूरा मेश की स्क्रीन है, और जितने भी आपके फ्लोटिंग डेब्रीज है, ये सारे फ्लोटिंग डेब्रीज कहाँ रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है।
और बाकी का सारा जो है वो नीचे आ जाएगा। इसमें आपके स्टोन, छोटे छोटे पेबल्स हो सकते हैं, सॉइल हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम पास कर रहे हैं सेटलिंग टैंक के अंदर। दिस इज योर सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जब आप इसको पास कर दोगे तो ये जो आपके छोटे छोटे स्टोन्स थे, स्मॉल स्टोन्स थे और सॉइल थी, ये कहाँ आ जाएगी सारी, ये सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गई, सेटल डाउन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्लज। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर सारा वाटर बचा है ये क्या है हमारा, सुपर नेटेंट। जो ऊपर है वो क्या है, सुपर नेटेंट, सुपर से भी ऊपर, ठीक है। तो सुपर नेटेंट, ठीक है। अभी जो आपका सुपर नेटेंट है इसको हम और क्या नाम दे रहे हैं, इफ्लुएंट। दिस इज कॉल्ड इफ्लुएंट। तो दो चीजें आ गई, प्राइमरी स्लज एंड इफ्लुएंट। अब इस इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। ये हमारा जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लिविंग है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम और क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलेंगे। तो सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, कोई आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक है, इस टैंक को हम नाम दे रहे हैं एरेशन टैंक। इसमें आपने अपना सारा इफ्लुएंट डाल दिया, क्लियर। इसमें इफ्लुएंट डालने के बाद क्या होगा, जो माइक्रोब है, कौन से माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपकी इफ्लुएंट को ब्रेक करने का काम करेंगे, क्लियर। जो ऑर्गेनिक मैटर है इफ्लुएंट के अंदर, उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने का काम करेंगे। पर ये क्या है, एरोबिक, यानी कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इनको हम ऑक्सीजन भी पास आउट कर रहे हैं। यहाँ से क्या दे रहे हैं हम, एयर भी दे रहे हैं, एयर ट्रांसफर हो रही है। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आपके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में पास करते हैं विद कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन, यानी कि मिक्सिंग हो रही है, एंड एयर सप्लाई हो रही है उसमें। जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करेंगे, प्लस वो ग्रो करके क्या फॉर्म करते हैं, आप का एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ मैं, ये एरेशन टैंक है, इसमें आपके ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के सराउंडिंग में आपका एक ऐसे मेश लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, बेसिकली मेश ना बोल के हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर किसका है, फंगस का है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया प्लस फंजाई के फिलामेंट्स है, ये दोनों मिलकर हमारा क्या फॉर्म करते हैं, फ्लॉक्स की फॉर्मेशन, क्लियर। ये क्या कर रहे हैं, फ्लॉक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा यही एरोबिक बैक्टीरियाज, ये फ्लॉक्स जो है ये हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, चलो इन्होंने तोड़ दिया, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया थोड़ी पड़े रहेंगे, इनको भी तो खत्म करना है, ये थोड़ी ऐसे अगर ये पड़े रहे तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन लेते जाएंगे, हम तो सारा टाइम ऑक्सीजन ही सप्लाई करते रहे, इनको ग्रो करवा रहे हैं फिर हम तो इनको भी क्या करना है, अब हमें खत्म कराना है। पहले हम एक बार फ्लॉक का डेफिनेशन देखते हैं। फ्लॉक आर masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like structure, ठीक है। BOD के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पर ये आपने कर दिया, अब ये जो हमारे पास आया था जितना भी हमने फ्लॉक की हेल्प से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करा दिया। अब जब हमारे एरोबिक
बैक्टीरियाज ने ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब आपका ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये सारा सेटल डाउन हो गया। अब इसमें हमने पास किया तो एक्टिवेटेड स्लज सेटल डाउन हो गया। नेक्स्ट अब जो ये वाला मटेरियल है इसको हम क्या कर रहे हैं, इस दूसरे टैंक में डाल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये जो आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है इसमें जो आपके बैक्टीरिया थे, जो आपके फ्लोक्स थे, बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट, अब इस पे एनारोबिक बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे। ये आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज है, ये एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, इन पे एक्ट कर रहे हैं और इनका ब्रेक डाउन करा रहे हैं। इनको तोड़ देंगे, आपकी ये एरोबिक बैक्टीरियाज जो है ये खत्म हो गए। सो यहाँ पे यही मेंशन है कि आप क्या कर रहे हो, डाइजेस्ट करा रहे हो, ठीक है। एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर है उसमें आपके एरोबिक बैक्टीरियाज जो है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं एंड वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करवा रहे हैं डाइजेस्ट करवाने के बाद, जो कि क्या है हमारी बायोगैस, ठीक है। कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रही है जैसे आपकी सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलकर आपकी क्या फॉर्म कर देंगी, जो गैसेस यहाँ से निकलेंगी वो आपकी क्या फॉर्म कर देंगी, बायोगैस की फॉर्मेशन कर देंगी। H2S हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसेस बायोगैस की फॉर्मेशन कर देंगी। तो इस तरह से आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म होता है। प्लस साथ में जो ये एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम स्टोर कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ इनोक्यूलम। जब सेकेंड टाइम हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाएंगे उस टाइम पे इस एरेशन टैंक में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए एक्टिवेटेड स्लज ऐड करना पड़ेगा, इनोक्यूलम ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनोक्यूलम हम स्टोर करके रख लेते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसमें आपको फिगर दिखाई हुई है, एक हेल्दी वाटर है, एक अनहेल्दी वाटर है। इस अनहेल्दी वाटर में आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कौन कर रहे हैं, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया। अब अगर एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए तभी कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, वाटर में से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते रहेंगे और साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते रहेंगे। तो यही होता है हमारा BOD। BOD refers to the amount of oxygen consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria। आपका 1 लीटर वाटर है, उसमें आपका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व, ऑक्सीडाइज कर रहा है आपका बैक्टीरिया बाय यूजिंग O2, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज कर रहा है। देन BOD measure the amount of organic matter in waste in water by measuring the rate of oxygen uptake by microbe and thus it measure the organic matter present in the water। अब वो क्या कर रहा है, आपको उसने कहा है कि आप सीधा डायरेक्टली O2 का रेट डिटेक्ट कर लो। जितनी ज़्यादा O2 कंज्यूम हो रही है, जितनी ज़्यादा O2 ले रहा है उतना ही ज़्यादा आपके वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा आपका वाटर पॉल्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपके एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हैं उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो होगा। दस हायर BOD इंडिकेट हायर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो होगा। फिर आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की प्रोडक्शन को हम समझेंगे एक डायग्राम से। क्या हो रहा है अब यहाँ पर, आपका क्या है, यहाँ पर इन्फ्लुएंट है, हमने ऐड किया ये, इसमें क्या क्या ऐड किया है, डंग प्लस वाटर, और इसकी क्या बना ली, स्लरी फॉर्म कर ली, ठीक है। डंग प्लस वाटर की हमने क्या बना ली है, स्लरी बना ली है इस मिक्सिंग टैंक के अंदर। नाम से पता चला ना, मिक्सिंग टैंक मतलब मिक्स करने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो डंग प्लस वाटर स्लरी बन गई, ये स्लरी यहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से पास होकर कहाँ चली गई, डाइजेस्टर टैंक में।
अब डाइजेस्टर टैंक में क्या आ गया आपका डंग यानी कि गोबर, ये आ गया डंग गोबर आ गया, प्लस यहाँ पर आपका एक बैक्टीरिया जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम बोल रहे हैं। मिथेनोजन्स, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जब आपकी काव जो है, काव क्या कर रही है, प्लांट को ईट कर रही है, प्लांट को ईट कर रही है, दैट मीन्स वो सेलुलोज को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। उसने क्या कर लिया, सेलुलोज को कंज्यूम कर लिया। अब इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा बैक्टीरिया लग रहा है, मिथेनोजन लग रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरिया इस सेलुलोज का डाइजेशन करा रहा है, बट सारा का सारा डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है। तो जो उसका गोबर होता है, जो डंग होगा, उसके अंदर ये आपके उसके ऊपर ये मिथेनोजन एक्ट करेंगे। मिथेनोजन एक्ट करेंगे इसके ऊपर। जब इसके ऊपर मिथेनोजन्स एक्ट करेंगे तो ये इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, गैस प्रोड्यूस करेंगे। करवा दी भाई गैस प्रोड्यूस। अब जो ये गैस प्रोड्यूस हो रही है ये हमारी क्या है, बायो गैस है, ठीक है, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। तो ये गोबर गैस का प्रोडक्शन हो गया। फिर ये जो गैस है ये इस ट्यूब के थ्रू आपके घरों में पहुंच जाएगी और उसको हम एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग इस्तेमाल करेंगे। अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो सारा पास हो जाएगा इसके पास, आउटलेट टैंक के पास। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इफ्लुएंट। ये इफ्लुएंट देन फील्ड्स में पास होगा, जो आपके फार्मर्स है उनकी फील्ड्स में पास होगा, और ये जो इफ्लुएंट है एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो बायोगैस है इसका प्रोडक्शन होता है। अब ये जो मिथेनोजन, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये कहाँ पाए जाते हैं, काऊ के ह्यूमन में, दैट मीन्स स्टमक में जो है ये पाए जाएंगे। तो हमने क्या मेंशन किया है यहाँ पर कि ये मिक्सचर है इन्फ्लेमेबल गैसेस का, ठीक है। बहुत सारी गैसेस है जिनका मिक्सचर है ये। मेनली उसमें गैस कौन सी होती है, आपकी मीथेन होती है। मिथेनोजन्स पर्टिकुलरली मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि एनारोबिकली आपका सेलुलोज को ब्रेक डाउन करेगा, गैसेस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2S, और ये जो है ये एनारोबिक स्लज में भी हेल्प करता है। रूमेन से पाया जाता है, कैटल के रूमेन से पाया जाएगा। प्लस दो इंस्टीट्यूट है, IARI एंड KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। ये जो है इन्होंने बायोगैस का डेवलपमेंट किया। तो अब क्वेश्चन भी इसी पे इस तरह से ही आता है, जैसे मैंने आपको ये मेंशन कर दिया, ये पार्ट मेंशन कर दिया, ये A है, ये क्या है हमारा A है, ये B है, ये C है। तो आपको एक तो इनको लेबल करना है, इनके बारे में बताना है सपोज, ठीक है। और क्या कहेंगे कि मिथेनोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, रूमेन में पाए जाते हैं, स्टमक में कैटल के। प्लस ये जो आपको दो इंस्टीट्यूट्स बताए, इन्होंने आपके बायोगैस का डेवलपमेंट करवाया था, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है। मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ पर हम जो एक्सक्रीटा है उसको यूज़ कर रहे हैं, प्लस उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया का एक्ट करवा रहे हैं उस एक्सक्रीटा पे, और उस एक्सक्रीटा से जो गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा, जिसको हम गोबर भी बोल रहे हैं। अब ये जो बायोगैस प्लांट है वो कंक्रीट टैंक है, 10 to 15 फीट डीप है, मतलब अंडरग्राउंड है, 10 to 15 फीट डीप में पाया जाएगा। स्लरी कंटेन करता है, ठीक है। टैंक के ऊपर फ्लोटिंग कवर है, जो ये फ्लोटिंग कवर है, जैसे ही गैस बनती है तो ये फ्लोटिंग कवर अप हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि गैस का प्रोडक्शन हो गया है। देन मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो डंग पे एक्ट करेंगे और बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। ये जो गैस है ये सप्लाई होगी हाउसेज में, जो भी नियर बाय हाउसेज है उनमें सप्लाई होगी, एंड ये जो है फ्यूल एज अ फ्यूल और लाइटनिंग में, एज अ फ्यूल कुकिंग और लाइटनिंग में हेल्प करेंगे। प्लस जो अदर आउटलेट है उसकी जो स्लरी है वो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करेगी। तो इस तरह से हमारे बायोगैस का मैकेनिज्म है। देन बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स वो होते हैं जो आपके प्लांट के डिसीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो प्लांट के डिसीजेस को कंट्रोल करने में जो हेल्प करेंगे वो क्या है, हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। ठीक है, पहले के टाइम में केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, बट ये केमिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इसकी जगह बायो कंट्रोल एजेंट्स का या बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो डिसएडवांटेजेस क्या है केमिकल एजेंट्स की, टॉक्सिक है, हार्मफुल है, पॉल्यूट कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, वीडीसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, वीडीसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे थे वीड्स को रिमूव करने के लिए, वो भी सॉइल को पोल्यूट करने का काम कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमने करनी स्टार्ट कर दी थी। ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं उन्हें बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि आपको पेस्ट का कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करना है, उनको क्या करना है, मैनेजेबल लेवल पे रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को इरेडिकेट कर दोगे कंप्लीटली तो आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म पे कोई और ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा होगा, वो उसको कंज्यूम करके जी रहा होगा। अगर यही नहीं बचा तो ये वाला ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीट इरेडिकेशन से जो बेनिफिशियल प्रीडेटर्स और पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि इन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लस बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं वो आपके टॉक्सिक केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंस को कम करते हैं। कुछ चीज़ें बताई हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए आपको कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको फील्ड के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो आपका पेस्ट है उसकी लाइफ साइकिल, उसकी फीडिंग हैबिट्स, इस सब के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लाइफ साइकिल, पैटर्न एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ प्रीडेटर। अगर कोई भी प्रीडेटर उस पर प्लांट पे भी एक्ट कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे को। लेडी बग जो है हमारे एफाइड्स को कंट्रोल करती हैं, ड्रैगन फ्लाइज जो है हमारे मॉस्किटोज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये इनको कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने देखा है कि पार्क में जब रात के टाइम पे बच्चे घूम रहे होते हैं तो उनके सर पे क्या होता है, मॉस्किटोज जो है वो घूमते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज होते हैं वहाँ पे एंड उनके ऊपर भी कुछ होता है, वो क्या होती है, हमारी ड्रैगन फ्लाइज। वो ड्रैगन फ्लाइज इन मॉस्किटोज को कंज्यूम करती हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को कंट्रोल कर रही है, लेडी बग्स जो है फाइट्स को कंट्रोल कर रही है। बैसिलस यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है बटरफ्लाई कैटरपिलर को। प्लस एक और हमने बैसिलस यूरिनजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, वो क्या करता है, आपके कॉटन के ऊपर, बीटी कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट आता है उसको किल करने का काम करता है। कैसे किल करता है, जो एपिथेलियम, मिडगट की एपिथेलियम वॉल थी उसमें पोर्स क्रिएट होंगे, पोर्स क्रिएट होने की वजह से वाटर अंदर जाएगा, यानी कि स्वेलिंग होगी एंड देन सेल लिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? तो इस तरह से वो जो इंसेक्ट है जब भी बीटी कॉटन को खाने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। अब ये जो बीटी है ये हमें ड्राइड फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमें ड्राइड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा, स्पोर्स की फॉर्म में। वाटर के साथ हम उसको मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो प्लांट के ऊपर अगर स्प्रे करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, जो हमारा बीटी है वो उसमें अगर आ गया, बीटी टॉक्सिन ऐड हो गया, तो जब इंसेक्ट उसको कंज्यूम करेगा तो वो किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अदर एग्जाम्पल दिए हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के केस में क्या होती हैं, आपकी रूट्स प्रेजेंट है प्लांट्स की, इन रूट्स के सराउंडिंग में ये जो फंगस है ये ऐसे फिलामेंट्स बना लेती हैं। ये फिलामेंट्स बना लिए तो ये किसी और पैथोजन को एंटर नहीं होने देती और रूट को प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, ऐसे ही बैकेलोवायरस जो है आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड। कुछ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड पे ये एक्ट करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, ये बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स एक जीनस से बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब में, पेपर में बहुत बार आया है, सीबीएसई में ये PYQ का 100% क्वेश्चन। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस जो है ये आपका एक जीनस है जिससे बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। जैसे हमने बीटी के बारे में पढ़ा था, बीटी जो है हमारा लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, इन सब के लिए था, सब पे नहीं एक्ट कर रहा था, इन्हीं 3 पर्टिकुलर जो है चीज़ों पर एक्ट कर रहा था, इन्हीं 3 पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की कैटेगरी को है जो वो किल करेगा। ठीक है,
तो लेपिडोप्टेरेंस, कोलेप्टेरेंस, डिप्टेरेंस पर ही एक्ट करता था, दैट मीन्स वो स्पीशीज स्पेसिफिक। तो ये जो जीनस हैं ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक है, सब पे एक्ट नहीं करेंगे। देन ये प्लांट्स को, मैमल्स को, बर्ड, फिशेज या नॉन टारगेटेड ऑर्गन्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, इरेडिकेशन नहीं कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं, जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको कंजर्व करके और दूसरे जो नॉन टारगेटेड है उनको कोई हार्म ना पहुंचाकर ये मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स में क्या है हमारे पास, यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हमारे पास, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, 3 मेन है जिनसे हम बायो फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स इनको इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर्स में क्या है, एक एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। ये क्या करता है, ये रूट्स है प्लांट की, इन रूट्स नोड्यूल में जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगा। प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से, उनको पहले उसको NH3 में कन्वर्ट करवाना पड़ता है तभी वो ले सकते हैं। तो उसको NH3 में कन्वर्ट करवाने के लिए बैक्टीरिया हेल्प करता है, फिक्स करके देता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, फूड मिल रहा है। ठीक है, एजोस्पाइरलम जो कि एजोटोबैक्टर से है, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर 2 हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये भी क्या कर रहे हैं, आपके नाइट्रोजन को सॉइल में देने का काम करा रहे हैं, फ्री नाइट्रोजन को सॉइल में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं एंड कन्वर्ट करा रहे हैं उनको वही NH3 के अंदर, और उससे आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। फिर हमारे पास फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर्स आती है। फंगस क्या कर रही है, जो हायर प्लांट्स की रूट है, ये हमने पढ़ा हुआ है, फंजाई का हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोरीजा। ठीक है, माइकोरीजा जो है हमारा, ये फंजाई प्लस हायर प्लांट्स की रूट का एसोसिएशन होता है। फंजाई क्या करके दे रहा है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करा रहा है, सॉइल में जितनी भी फॉस्फोरस है वो प्लांट्स को दे देगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और जो फंगस है उसको रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है। तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। प्लस रूट बॉर्न डिसीज, जो पैथोजेंस है उनको ग्रो नहीं होने दे रहा, टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहा है सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए, एंड इंक्रीज करा रहा है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो हेल्प करेगा ही। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये भी क्या कर रहा है, आपकी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है एज वेल एज सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड ऑन करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया में एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबियाना एंड ऑसिलिटोरिया। ठीक है, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी वही है, साइनोबैक्टीरिया, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करा रही है ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके। साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स क्यों है पैडी फील्ड में, एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस को कम कर रहा है। तो इस तरह से ये हमें हेल्प कर रहा है पैडी फील्ड्स के केस में। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जो है वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। प्लस आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सबसे अच्छे से तैयारी कीजिए। प्लस PYQs हम जल्दी वीडियोज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू।